हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का सैम्पल पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ आज की वीडियो में। ठीक है, तो आज मैं आपको बेसिक मैथ्स का कराऊंगा। ठीक है, देखो आपको पता है कि 2022-21 का सैम्पल पेपर तो आ गया है और मैंने आपको इसकी जो मार्किंग स्कीम है और क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न है ये मैंने आपको अपनी एक वीडियो में अच्छे से बता दिया है कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है 2 पार्ट्स में आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। ठीक है ना, तो आज हम पार्ट ए करने वाले हैं जिसका सेक्शन नंबर 1 हम करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है, तो वो हम यहाँ करेंगे बिल्कुल मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि आपको पता है 3 आवर का पेपर है। अगर आपने मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं किया तो शायद आपका पेपर छूट भी सकते हैं। ठीक है, या फिर जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो रह जाएंगे और जो छोटे वाले क्वेश्चंस आप उनमें ज्यादा टाइम दे दोगे। ठीक है, तो बिल्कुल मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग करेंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं हम अपना। जैसा कि अभी आपको मैंने बोला कि आपके पास सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चंस हैं, इंटरनली चॉइस आपको इसमें मिली हुई है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास यहाँ पर, एक्सप्रेस 156 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आपको 156 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस करना है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, करेंगे कैसे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 156 के फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये फैक्टर आपको रफ में निकाल के दिखाने हैं, मेन आंसर में जिसमें आपको 1 मार्क मिलेंगे वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी। तो मैं पहले आपके यहाँ फैक्टर निकाल देती हूँ। फैक्टर निकालने तो ये आप सबको आते होंगे ना। ठीक है, 3 13 जा और 13 1 जा, बस। अब आपको क्या करना है, 156 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, क्योंकि ये 2 बार 2 है। ठीक है, इंटू में 3 इंटू में 13 ये लिखना है। ये आपका आंसर है, इसके आपको 1 मार्क मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब आपको ये जो है वो रफ में करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम यहाँ पर। 1 मार्क क्वेश्चन है, कह रहा है राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज 2 एंड प्रोडक्ट इज -8। देखो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखनी है जिसके सम आपको दे रखा है जीरोस का, प्रोडक्ट दे रखा है। तो आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। तो सबसे पहली बात ना, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे। ठीक है, तो वो मेरे पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स। ठीक है, प्लस ए बी। ठीक है ना, अब एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ए प्लस बी मतलब सम हो गया, तो सम आपको यहाँ 2 दे रखा है। ठीक है, और ये एक्स ऐसे ही रहेगा। अब आती है बात यहाँ प्रोडक्ट ए बी, ये आपका प्रोडक्ट है, तो ये आपको -8 दे रखा है। तो आप क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस और 8 लिख दोगे। ठीक है ना, तो यहां पर आपको मिल जाएंगे 1 मार्क ये। ठीक है, तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता होना चाहिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स सम ऑफ जीरोस। ठीक है, प्लस ए बी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास यहाँ पर, गिवन दैट एचसीएफ, किसका एचसीएफ दे रखा है आपको, 96 और 404 का एचसीएफ दे रखा है 4 है। आपसे कह रहा है फाइंड द एलसीएम। अब आपको इसका एलसीएम निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, होता है ना। तो सबसे पहले तो आपको वो फॉर्मूला ही लिखना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये आपका चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हाफ मार्क्स आपको इसी का मिलेगा, फॉर्मूला लिखने का। ठीक है, अब देखो आपको निकालना है यहाँ पर एलसीएम, किसका निकालना है, 96 और 404 का निकालना है ना। तो देखो ये एचसीएफ ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई का है एलसीएम के साथ, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन में एचसीएफ हो गया। ठीक है ना, एचसीएफ भी आप 96 और 404 का ही तो निकालने वाले हो, जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर इसी का दिया है। बस अब आपको यहाँ पर 96 इंटू 404 अपॉन में एचसीएफ आपको 4 दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर 4 पुट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस 4 से इस 96 को कट कर दिया तो 24 आ गया। 24 इंटू में मैंने 404 किया, तो यहाँ पर मेरा 9696 एलसीएम आ गया 96 और 404 का। ठीक है, तो आधा नंबर मुझको यहाँ पर मिल गया फॉर्मूला लिखने का और आधा नंबर मुझको यहाँ मिलेगा, हाफ मार्क्स। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब इसमें आपको एक इंटरनली चॉइस दे रखी है कि या तो आप ये सॉल्व करो या फिर आप क्या करो,
आप ये बता सकते हो कि स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो मैं पहले थ्योरम लिख देती हूँ ये क्या है, उसके बाद आपको समझाती हूँ। वैसे ऊपर वाला ज्यादा आसान है, ये पूरी थ्योरम आपको लिखनी पड़ेगी तो बहुत टाइम भी लग जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मूला आता हो तो आप ऊपर वाला करके आना क्वेश्चन, अगर ये सेम क्वेश्चन पेपर में आया आपके तो। ठीक है, देखो क्वेश्चन आप देख के पहले जो इंटरनली चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे ना, तो आप उनको देख के ये मत सोचना कि कौन सा करना है। पहले आप ये देखना आपको अच्छे से कौन सा आता है। अगर आपको दोनों आते हैं तब भी आप ये सोचिएगा कि ऐसा कौन सा करूं कि जिसमें मेरा एक भी नंबर ना कटे, क्योंकि चॉइस आपको पता है इंटरनली हर पार्ट में आने वाली है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर बस आपकी ये थ्योरम लिख दी है। ये पूरी थ्योरम आपको पेपर में लिख के आनी है। तो जिन बच्चों को ऐसे फॉर्मूला ये याद नहीं है तो वही थ्योरम थ्योरम को याद कर सकते हैं और पेपर में अगर आया तो आप इसको लिख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर आपकी पूरी थ्योरम लिख दी है। थ्योरम है आपके पास, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अकर। देखो आपसे कह रहा है हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, जैसे भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में 156 को किया नहीं किया, हमने फैक्टर ही तो निकाले थे इसके। वो जो फैक्टर हमने निकाले हैं ना उसे ही हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस क्या होगा, जो उसका फैक्टराइजेशन है वो यूनिक कैसे होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, किस ऑर्डर में आप कर रहे हो। कई बार होता है कि कोई नंबर 2 से जा रहा होता है और 3 दोनों से जा रहा होता है, तो अगर मैंने उसको 2 से पहले डिवाइड कर दिया तो ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं है आपने भी 2 से किया हो, क्या पता आपने 3 से कर दिया हो पहले। ठीक है, तो सिर्फ उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, बट आप हर एक कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, और यही मेरे को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलती है। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा 1 मार्क का। आप ये पूरी थ्योरम लिखोगे तो ही आपको यहाँ पर 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हाफ मार्क्स इसका है और हाफ मार्क्स इसका है। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज of the coefficient, find out whether the pair of equation x minus 2y is equals to 0 and 3x plus 4y minus 20 is equals to 0 is consistent or inconsistent। तो आपको पता चल रहा है ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, आपका चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है ये, है ना, एनसीईआरटी का चैप्टर 3 जो है। देखो इसमें आपको ना दो इक्वेशंस दे रखी हैं और आपसे कह रहा है कि बताओ कि जो ये पेयर ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखो एक सिंपल सी बात है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसमें जो सॉल्यूशन हो, ठीक है, जो इक्वेशंस को सॉल्व करके सॉल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंसी में नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी में भी दो पार्ट में ये हमारे पास बटा हुआ होता है। ये सब चीजें आपको एग्जाम में लिख के नहीं आनी है, लेकिन आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो कंसिस्टेंसी में क्या है, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है और एक कोइंसाइड लाइन। चलिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर अपनी दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है ना, अब अगर मैं कंडीशन देखूं कंसिस्टेंसी की, तो क्या कंडीशन होती है, अगर मेरे पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हुआ तो ये कंसिस्टेंट है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है। और अगर मेरे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो गया तो फिर मैं आगे चेक करूंगी क्या वो c1 अपॉन c2 है। अगर वो c1 अपॉन c2 भी है तो वो कोइंसाइड लाइन है। ठीक है, चलिए पहले मैं अपना a1 अपॉन a2, ठीक है, देख लेती हूँ क्या है मेरे पास a1 अपॉन a2 यहाँ पर। तो यहाँ पर है मेरे पास 1 अपॉन में 3। उसी तरीके से अगर मैं अपना b1 अपॉन b2 देखूं तो वो मेरे पास है यहाँ पर -2 अपॉन में 4। ठीक है ना, ये रहा -2 और ये रहा 4, तो ये आ गया मेरा -1 अपॉन में 2। तो अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, तो इसका मतलब ये तो कंसिस्टेंसी है ना, तो बस हमने यहाँ पर नीचे लिख देना है, देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, अब आपको इसमें नंबर कैसे मिलेंगे, तो देखो नंबर आपको ऐसे मिलेंगे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है।
ठीक है, आप इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 नॉट इक्वल टू है -1/2 के। और आधा नंबर आपको यहाँ मिलेगा जहां आपने ये लिखा है कि जो आपके इक्वेशन के पेयर हैं वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो आधा नंबर आपको इसका मिलने वाला है और आधा नंबर आपको इसका मिलने वाला है। तो आपको ये कंडीशंस पता होनी चाहिए, कंसिस्टेंट की क्या होती है और इनकंसिस्टेंट की क्या होती है। ठीक है, अगर ये बाई चांस दोनों इक्वल आ जाते तो फिर मैं C1/C2 चेक करती। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 4 में हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है इफ A एंड B आर को प्राइम नंबर्स देन फाइंड द HCF। A और B कह रहा है अगर A और B को प्राइम नंबर होए तो इनका HCF क्या होगा। तो देखो एक चीज आपको याद होना चाहिए कि जब भी को प्राइम नंबर होते हैं उनका जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है। को प्राइम नंबर ही वो होते हैं जिनका कोई और फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, तो उनका HCF हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही लिखना है तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो देखो आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो सबसे पहली बात तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मेरे पास है क्या, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यही है ना। अब आप क्या करो एरिया निकालो। थीटा की जगह मैंने 60 डिग्री लिख दिया, अपॉन में 360 ऐसी है, पाई की जगह 22/7 और आर मेरे पास 6 है तो 6 इंटू 6 हो गया। आधा नंबर आपको यहाँ मिलेगा जब आप अपने फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दोगे। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला सही है तो आप वैल्यू सही पुट करोगे और अगर फॉर्मूला गलत है तो इसका मतलब आपने वैल्यूज भी गलत पुट की होंगी, है ना। तो आपको आधा नंबर इसका यहाँ मिलेगा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट किया, 6 से 36 कट किया, इस 6 से ये 6 कट किया, फाइनली मेरे पास 22/7 इंटू में 6 बचा। इसका मतलब 132 अपॉन में 2, सॉरी 132 अपॉन में 7 बचा, है ना। 132 अपॉन में 7, तो आपका आंसर आ गया 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको आधा नंबर यहाँ मिलेगा जो आपका फाइनल आंसर आएगा एरिया। ठीक है, अगर आपने यूनिट नहीं लगाई ना ये सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये आधा नंबर नहीं मिलने वाला आपको। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, पूरा आंसर लिखोगे तो ही आपको आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब इसमें आपको एक चॉइस दे रखी है, तो चलो देखते हैं चॉइस हमारे पास क्या है। और में हमसे कह रहे हैं अ हॉर्स टाइड टू अ पोल विद 28 मीटर लॉन्ग रूप, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेस। देखो एक हॉर्स है उसको बांध रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ ऐसे बांध रखा है, ये हॉर्स है। ठीक है ना, तो आपको कह रहा है कि पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम, तो मेरे को रेडियस तो यहाँ पर दे ही रखिए 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता क्या है मेरे पास सर्कल के, 2πr। तो इसका मतलब 2 पाई की जगह मैंने पाई रख दिया और आर की जगह मैंने 28 रख दिया। 7 से इस 28 को कट किया 4 आया, तो इसका मतलब 2 इंटू 22 इंटू में 4। ठीक है ना, तो आपका आंसर कितना आ गया 176 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आधा नंबर तो आपको यहाँ मिलेगा। अब बाकी का आधा नंबर आपको यहाँ मिलेगा कि आपको रेडियस 28 दे रखी है। ठीक है ना, ऐसे बांध रखा है तो ये रेडियस ही तो होगी 28। तो कई बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि पेरीमीटर निकालना है तो रेडियस का है, तो यही रेडियस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इसके साथ कंप्लीट हुआ हमारा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब है हमारे पास यहाँ पर इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, एंगल ADE is equal to 70 and angle BAC is equal to 50, then angle BCA। चलिए यहाँ पर आपको एक चीज दे रखी है, कह रहा है जो ये DE है, ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, BC के, ये आपको दे रखी है पैरेलल है। अब आपसे कह रहा है कि ADE ये वाला एंगल आपको 70 दे रखा है, ठीक है ना, और BAC ये वाला एंगल आपको 50 दे रखा है। फिर आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है BCA, मतलब ये वाला जो मैं शेड कर दूं, ये एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब आप देखो जब आपको पता है कि DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, है ना पैरेलल, तो इसका मतलब एंगल ADE वो तो इक्वल होगा एंगल ABC के।
कौन कौन से दो एंगल की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ADE जो ये 70 डिग्री का एंगल है, ये वाला, ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ABC के, तो 70 आएगा। ऐसा क्यों? ये तो मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुए नहीं हुए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो लाइन पैरेलल है तो फिर ये वाले तो मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। देखो ये वाली दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब जो मेरी BA है वो मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है ना। जब वो ट्रांसवर्सल लाइन है मेरे पास, फिर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो चलिए ये वाला मेरा यहाँ से 70 निकल गया। तो अब अगर हम अपने ट्राइंगल ABC की बात करें, तो एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BCA, ये तो आपके पास 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब देखो ABC, तो एंगल B आपको पता है 70 डिग्री है, प्लस A आपको पता है 50 डिग्री है, और BCA तो आपको निकालना ही था। तो चलिए यहाँ से आपका BCA निकल के आ गया। तो एंगल BCA आपका कितना आया? 180 माइनस 120, तो वो आपका आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब आधा नंबर तो आपको यहाँ मिलेगा ही, क्योंकि आपने यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट किया है, आंसर यहाँ निकला है। दूसरा आधा नंबर आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कॉरेस्पॉन्डिंग से करवाया, लेकिन आप इसे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो आप किसी से भी कर सकते हो। अगर आप थेल्स थ्योरम से करोगे तो थेल्स थ्योरम लिखोगे जरूर। ठीक है, चलिए इसका और वाला पार्ट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको और वाला पार्ट इसका। आपको या तो ऊपर वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है या नीचे वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है, जो आपको अच्छे से आता है क्वेश्चन ना, आप वही अटेम्प्ट करना। देखो यहाँ आपसे कह रहा है, इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू 2, BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AE is equal to 3.5 centimeter and AC is equals to 7 centimeter. Is DE parallel to BC? कुछ चीजें आपको यहाँ दे रखी हैं, जैसे ये 2 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 3.5 दे रखा है। कह रहा है बताओ क्या DE BC के पैरेलल है? तो देखो मेरे को यहाँ EC नहीं दे रखा। सबसे पहली बात ना, मैं यहाँ EC निकाल लेती हूँ, तो वो मुझे पता है जो AC है। ठीक है, तो AC माइनस AE होगा। AC मुझे 7 दे रखा है, AE मुझे 3.5 दे रखा है, तो ये मेरा 3.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब देखो अगर ये दोनों पैरेलल हुए तो क्या होगा? AD अपॉन में BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। हेल्स थ्योरम कहती है ये मेरी, है ना। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हुई तो कह रही हूं मैं आपसे। अभी मेरे को तो यही प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं या नहीं है। मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो थेल्स थ्योरम मुझको ये बोलती है कि AD अपॉन में BD होगा, दिस अपॉन में दिस और दिस अपॉन में दिस। तो चलिए एक बार रख के देख लेते हैं। 2 अपॉन में 3, ये भी 3.5 है, और EC अभी निकाली 3.5 थी, तो 1 अपॉन में 1। इसका मतलब AD अपॉन में BD, ये तो मेरा नॉट इक्वल टू है AE अपॉन में EC के, नहीं है ना इक्वल। 2 अपॉन 3 1 अपॉन 1 के इक्वल नहीं होता ना। तो ये जब इक्वल नहीं है, तो हेंस बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, DE इज नॉट पैरेलल टू BC, है ना। तो पहले मैंने एज्यूम कर लिया कि थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों पैरेलल हैं, तो फिर मैंने इसकी साइड्स रख के देखी, लेकिन वो प्रोपोर्शनेट नहीं आ रही थी। मैंने लिख दिया बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम डी इज नॉट पैरेलल टू BC। तो अब आपको मार्क्स कहाँ मिलेंगे? आधा नंबर आपको यहाँ मिलेगा और आधा नंबर आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है ना, ये जब आप पूरी लाइन नीचे की लिखोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम अपना। तो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास यहाँ पर, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज ₹5280। फाइंड द रेडियस ऑफ द फील्ड। देखो आपके पास एक सर्कुलर फील्ड है, उसकी कॉस्ट आपको यहाँ पर दे रखी है फेंसिंग की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेंथ ऑफ फेंसिंग निकाल लेते हैं। तो लेंथ ऑफ फेंस मेरे पास क्या आएगी, वो क्या होती है मेरे पास, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट पर मीटर। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला है लेंथ ऑफ फेंस निकालने का। ठीक है, एक मिनट रुको, इसको सही कर देते हैं यहाँ।
तो ये दोनों चीज मुझको यहाँ पर गिवन है, ₹5280, यूनिट्स लगाना मत भूलना, और यहाँ पर है ₹24 पर मीटर। ठीक है, तो जब आपने इसको सॉल्व किया ना तो वो आपका आ गया 220 मीटर। यहीं पर ही आपको आधा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जब आप लेंथ ऑफ फेंस निकाल लोगे। अब देखो, जो ये लेंथ ऑफ फेंस है, जब ये सर्कुलर गार्डन है तो लेंथ ऑफ फेंस होगी क्या, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल के बाहर बाहर ही तो आपने फेंसिंग की होगी, है ना, तो वो सर्कमफेरेंस ही तो होता है सर्कल के, जब बाहर के बाउंड्री की हम बात करते हैं तो वो क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल मतलब सर्कुलर फील्ड, यहाँ पर हमको सर्कुलर फील्ड दे रखा है। ठीक है, तो 220 को फिर तो मैं सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है उसके इक्वल रख सकती हूँ ना, 2πr के इक्वल, है ना। तो यहां से मैंने ये 220 ऐसे ही रहने दिया, तो 2 इंटू 22/7, ठीक है, इंटू में r। चलिए, 220 यहाँ पर ऐसी है, इंटू में 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इज इक्वल टू r हो गया। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, देखो इसको कट कर दिया तो 10 पे, इसको कट किया तो 5 पे, इसका मतलब मेरे पास r कितना आ गया, वो आ गया मेरे पास 35 मीटर, और मुझको r ही निकालना था। ठीक है, तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेंथ ऑफ फेंस का फॉर्मूला टोटल कॉस्ट अपॉन में रेट पर मीटर होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, रेट पर मीटर इनटू में सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। मैं एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ, बट आप इसे सैंपल पेपर में नहीं लिखना है ऐसे, जब आप इसे सॉल्व करो। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। सॉरी, रेट पर मीटर इनटू में सर्कमफेरेंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू होता है टोटल कॉस्ट। उसी तरीके से कई बार ना आपको प्लफिंग के लिए कुछ दे, जैसे सर्कुलर फील्ड वगैरह, तो आप यहाँ पर सर्कमफेरेंस की जगह एरिया लिख सकते हो, और फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री touches the ground where it make an angle of 30 degree. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree from where it is broken. देखो, आपके पास में एक ट्री था, तो मैं यहाँ पहले वो ट्री बना ही लेती हूँ। मैं मान लेती हूँ ये मेरा ट्री है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये ना टूट गया है, स्टॉर्म की वजह से ये टूट गया है। तो मैंने माना ये इतना पार्ट ट्री का टूट गया, अब वो टूट के ना ग्राउंड पे टच कर रहा है। इसका मतलब जो ये वाला पार्ट है, ये टूट के यहाँ पर आ गया ग्राउंड पे, ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, और ये एंगल बना रहा है ग्राउंड से 30 डिग्री का। एक और चीज आपको दे रखी है कि जो फुट ऑफ द ट्री है और जहां पर वो ट्री आके गिरा ग्राउंड पे, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है यहाँ पर 8 मीटर। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन, जहां से ये टूटा है, ठीक है, वहां तक की ट्री की हाइट निकालनी है। इसका मतलब ए बी आपको निकालना है। ये इतना पार्ट तो ऊपर का टूट के यहाँ नीचे आ गया ना, ये तो मेरा एसी बन गया इतना पार्ट। ठीक है ना, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर टेन थीटा लगाऊंगी, तो 1030 क्या होगा मेरे पास, पी अपॉन में बी। पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मुझे बेस दे रखा है, ये 90 डिग्री है, इसको मैंने एच माना, इसको मैंने पी माना और इसको मैंने बी माना, तो मुझे बेस दे रखा है और पी निकालना है, तो 1030 लगाना पड़ेगा। तो पी मेरे पास ए बी है और बी मेरे पास बी सी है। ठीक है ना, 1030 मेरे पास 1/√3, ए बी तो मुझको निकालना ही है, बी सी मुझे 8 दे रखा है। देखो यहाँ से आपकी ए बी आ गई 8√3 मीटर। तो आधा नंबर तो आपको यही मिल गया जब आपने 1030 लगाया, क्योंकि अगर आपने यहाँ साइन 30, कॉस 30 या कुछ और लगाया तो आपका यहीं पर ही नंबर डिडक्ट हो जाएगा, तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1030 आप कॉट भी लगा सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि कॉट नहीं लगेगा, 10 का उल्टा ही होता है कॉट, तो वो भी लग सकता है। बी और पी का रिलेशन बताना चाहिए। अब आपको नीचे एक लाइन लिखनी है, वो क्या लिखनी है, हाइट फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन, जहां से वो टूटा था वहां तक की हाइट कितनी है, वो इज 8√3 मीटर। आधा नंबर आपको इसका मिलेगा जब आप ये लिख के आओगे। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, इंटरनली चॉइस भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब हम अपना। तो क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास यहाँ पर,
इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपसे कह रहा है अगर एक सर्कल का पेरीमीटर और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल हो तो फिर उसकी रेडियस बताओ कितनी होगी। चलिए जो हमें गिवन है ना हम पहले वही लिख लेते हैं। हमको बोला था कि जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ सर्कल के। तो चलो मैंने दोनों को इक्वल ही रख लिया, जैसा क्वेश्चन में बोला गया वही किया है मैंने। अब न्यूमेरिकली इक्वल का क्या मतलब उनकी वैल्यूज सेम है, ठीक है ना। तो पेरीमीटर होता है मेरे पास 2 पाई आर और ये होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई तो काट देती हूँ मैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो सेम सेम डिजिट होती है, साइन सेम होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, तो वो कट जाती है। दूसरी बात, अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता तो ये पाई जो है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का है, जब ये इधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, है ना, तब भी ये कट जाएगा, ठीक है ना। ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, जितना शॉर्ट आप कर सको उतना शॉर्ट करना ताकि आपका टाइम बचे बोर्ड एग्जाम में। और जो आगे आपके पास 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उनमें आप अपना अच्छे से टाइम दे सको, ठीक है। तो यहाँ बचा 2 आर और यहाँ पर बचा 2 बार आर। तो अब देखो एक बार आर से आर भी कट गया, इसका मतलब आर कितना आ गया, आपका आ गया 2 यूनिट्स। और आपको आर ही निकालना था ना, तो आपको यहीं पर ही 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। था ना आसान सा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैं यहाँ कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, राइट द एम्पिरिकल रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। देखो मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में ना एक रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप मतलब आप ये कह सकते हो इनका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वैसे तो आपको पता है कि ये टेबुलर फॉर्म में बनाया जाता है ना, जिसमें हम F1 XI ये सारी चीजें निकालते हैं। लेकिन एक रिलेशन क्या होता है इनके बीच में, वो ये होता है कि जो 3 मीडियन होता है वो इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन के इक्वल होता है। ये आपको याद करना है बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये 1 मार्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मीन, मीडियन, मोड वाले चैप्टर से मतलब कि स्टैटिस्टिक में से आ सकता है, ठीक है। तो ये इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट BC इंटरनली इन द रेशियो 3:5 we draw a ray BX such that angle BCBX is an acute angle. What will be the minimum number of points to be located at equal distance on ray BX? देखो ये आपके कंस्ट्रक्शन के चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपसे कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है BC, आपने उसको इंटरनली डिवाइड किया है। वैसे तो आप ये कंस्ट्रक्ट करते हो कंपास से, है ना, उससे करते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कह रहा है जो आपने इंटरनली डिवाइड किया है 3:5 में, एक एक्यूट एंगल भी बनाते हैं, वो एक्यूट एंगल आपने बनाया है। आपको कह रहा है व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी लोकेटेड, सबसे कम पॉइंट्स जो है, मिनिमम नंबर कितने पॉइंट्स हम लोकेट करेंगे उस रे पे, BX पे। तो देखो शॉर्ट में मैं आंसर बता रही हूँ इसका, क्यों, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिखना है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है यहाँ पर कंपास से। कंस्ट्रक्शन के जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 या 3 मार्क के आएंगे, तो यहाँ आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। डायरेक्ट आंसर इसका होगा 3 + 5, इसका मतलब उसमें 8 मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो आपको 8 लिख के आना है। बता भी देती हूँ थोड़ा सा कि कैसे होंगे। तो यहाँ पर B और C मैंने वो अपनी लाइन ले ली है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक एक्यूट एंगल बना दिया है, इसको मैंने X नाम दे दिया। अब है 3:5 में ना, तो ये कट करेगा ना यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम इसको लिखते हैं B1 B2 B3 ऐसे करते करते B8 तक, ठीक है। फिर इसको तो हम यहाँ पर इससे ज्वाइन ही कर लेते हैं और यहाँ पर ये पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब अब ये 3:5 में कट हुई है ना। तो शॉर्ट में आपका जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, सिमिलर क्वेश्चन बस रेशियो अलग हो, तो आपको रेशियो को ऐड कर देना है। वो आपके मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो आपके BX पे होंगे। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो आपका आंसर 8 ही है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन इसमें आपको यहीं पर ही 1 मार्क मिल जाएगा, 1 मार्क इसमें मिल जाएगा और 1 मार्क इसमें मिल जाएगा। डायग्राम नहीं बनाना है, ये फिगर मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P does the pair of equation, दो इक्वेशंस आपको यहाँ दे रखी हैं, इज इक्वल टू 0 हैव यूनिक सॉल्यूशन। देखो दो इक्वेशन दे रखी हैं, लेकिन ना यहाँ पर एक P भी दे रखा है इसके अंदर, तो आपको P की वैल्यू निकालनी है और आपके जो सॉल्यूशन है वो कैसे है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ना हम क्या करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो लिख लेंगे। ये कंडीशंस तीनों की आपको ना अच्छे से याद होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 3 में आपके पास ये कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन,
तो आप तीनों की बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, और जहां भी आपने अपने नोट्स बना रखे हो मैथ्स के, ठीक है ना, तो इस चैप्टर के नोट्स में उसको हाईलाइट कर देना कि इंपॉर्टेंट है। तो कंडीशन वर यूनिक सॉल्यूशन है आपके पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a1 है आपके पास 4 और a2 है आपके पास 2, तो 4/2 इज नॉट इक्वल टू b1 है आपके पास p और b2 है आपके पास 2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू कितनी, सॉरी p है ये, है ना, p है ना, चलो मैं इसको कैपिटल में लिख देती हूँ क्योंकि आपके पास वहां कैपिटल में ही है। तो यहाँ पर है मेरे पास p, तो यहाँ से मेरे पास p आ गया 4 इंटू 2/2, इसका मतलब p इज नॉट इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हाफ मार्क्स मिलेगा जब आप ये कंडीशन लिख दोगे, ठीक है ना, और हाफ मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएगा p इज नॉट इक्वल टू 4 में। लेकिन फिर भी आपको यहाँ नीचे लिख के जरूर आनी है वो स्टेटमेंट, देयरफॉर फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 4 को छोड़ के, जितनी भी वैल्यू है p की कोई सी भी हो सकती है, बस 4 को छोड़ के, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन याद है तो आप p की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसके साथ और में एक और क्वेश्चन आपके पास लगा हुआ है कि और में अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये और वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, है वो इसी चैप्टर का क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। कंडीशन उसके लिए भी आपको याद होनी चाहिए, तो इससे बेटर है आप कंडीशन को अच्छे से याद कर लो ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आए आप आसानी से कर सको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का और देखते हैं। आपसे कह रहा है यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x plus 3y is equals to 5 and 4x plus 6y is equal to 7। देखो आपको यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। आपको कह रहा है कि किस टाइप की स्ट्रेट लाइन ये बनेगी, तो उसके लिए भी आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, है ना, तीनों की, कि पैरेलल लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी या कोइंसाइड लाइन बनेगी, पता होनी चाहिए ना। तो चलिए हम ना ऐसा करते हैं, पहले a1/a2 निकाल लेते हैं, b1/b2 निकाल लेते हैं और c1/c2 निकाल लेते हैं। पहले ये तो निकाल लें, फिर हम अपनी कंडीशन चेक कर लेंगे, है ना। तो देखो a1 है यहाँ पर मेरे पास 2 और a2 है मेरे पास 4, तो 2/4 इसका मतलब 1/2 आ गया, ठीक है ना। उसी तरीके से b आपके पास b1 है 3 और b2 है आपके पास 6, तो ये भी आपके पास 1/2 आ गया, ठीक है ना। अब c है यहाँ पर 5, c1 और c2 है 7। तो अगर आप ध्यान से देखो तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 नहीं है, नहीं है ना। तो ये किसकी कंडीशन होती है, तो ये कंडीशन होती है जब आपके पास पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है। तो बस अब हम यहां लिख देते हैं ये नहीं है, तो आगे लिख देते हैं हम, इज द कंडीशन फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन will represent parallel lines, ठीक है। तो आपको आधा नंबर यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा हमको जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पैरेलल लाइंस। सो द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन will represent a pair of parallel line। ये मैं पैरेलल लिख देती हूँ, मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर पैरेलल लिख दिया, उसका साइन बना दिया है। आपको पूरा लिख के आना है, कहीं पर भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, ठीक है। तो आधा आपको यहाँ मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के दोनों पार्ट्स हो गए हैं, जो चॉइस थी वो भी हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपके पास, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड।
देखो आपसे कह रहा है एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है, 3 और 5 है। एक बॉल आपने रैंडमली निकाल ली है, वो बॉल आपको बतानी है रेड होनी चाहिए। वैसे तो इसका देख के ही आंसर पता चल रहा है कि 3/8 आएगा, क्योंकि रेड बॉल की निकालनी है तो रेड 3 है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं जो मेरे पास 8 है। लेकिन मुझे इसे लिखना पड़ेगा, लिखने के भी नंबर मिलेंगे यहाँ पर, है ना। तो देखो, तो पहले मैंने यहाँ लिखा नंबर ऑफ रेड बॉल्स, वो मुझे 3 दे रखी है, और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स वो मुझे 5 दे रखी है। तो इसका आपको हाफ नंबर मिलेगा, ठीक है, जब आप ये दोनों चीज लिख दोगे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास यहाँ पर निकलेंगी, वो आपके पास आएंगी 5 + 3 मतलब 8 आ गई। बस अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या आएगी, ये तो हमने पहले ही निकाल ली थी, है ना। तो वो आ गई आपकी 3/8, तो हाफ नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप पे टाइम हो पेपर में, जैसे अगर ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा क्वेश्चन आता है, तो आपके पास टाइम हो कि आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, टाइम है, तो आप इसका फॉर्मूला भी लिखाना प्रोबेबिलिटी का। पता है ना आपको फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। चलिए इसके साथ भी आपको चॉइस मिली हुई है, देख लेते हैं उसको। कह रहा है अ डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो ये भी हमारे को आसान सा क्वेश्चन दिया है 1 मार्क का। हमसे कह रहा है एक डाई है जो हमने एक बार ही थ्रोन किया, ठीक है, मतलब उसमें नंबर्स आ सकते हैं, कौन कौन से डाइस पे कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मेरे पास आउटकम्स तो यही आ सकते हैं उसमें, 1 2 3 4 5 6 यही आ सकते हैं ना। अब वो आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ प्राइम नंबर की। तो देखो, आपको प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर्स बहुत ही अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, तभी आप किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, है ना। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो अपनी टेबल में आते हैं। तो अब अगर मैं इन आउटकम्स में आपसे पूछूं कि प्राइम नंबर कौन से हैं, तो कौन कौन से प्राइम नंबर, 2 3 और 5। आप सोच रहे होंगे 1 क्यों नहीं है, 1 भी तो किसी की टेबल में नहीं आता। लेकिन 1 ना ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, 1 को हम सिर्फ ऑड नंबर में काउंट करते हैं। तो आप इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा कि कहीं आप गलती से 1 को प्राइम नंबर में काउंट कर लो। 1 ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, ठीक है। तो चलिए प्राइम नंबर तो मुझे पता चल गया 3 है, तो पहले मैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकाल लेती हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे पास यहाँ पर कितने आ गए, वो आ गए मेरे पास 6 आ गए ना। तो बस अब तो मेरी प्रोबेबिलिटी आ ही जाएगी यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो कितने हैं प्राइम नंबर, 3 ना, तो ऊपर तो 3 लिखेंगे। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6, इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 1/2। तो यहाँ पर आपको हाफ नंबर मिल जाएगा, और जहां आप प्राइम नंबर लिख दोगे वहां आपको हाफ नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो हो गया आपका 1 मार्क। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 9, है ना। From a point on the ground which is 50 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. देखो एक टावर है जो ग्राउंड पे मतलब खड़ा हुआ है सीधा। चलिए बना लेते हैं पहले हम। फिगर आपको इनमें जरूर बना के आनी है, आधा नंबर आपको फिगर का ही मिलने वाला है। अगर आपने फिगर गलत बनाई ना, तो आधा नंबर तो गया आपका। अब फिगर गलत है तो आपने पक्की बात है आंसर भी गलत ही निकाला होगा, है ना, तो वो आधा नंबर भी चला जाएगा आंसर का। फिगर बिल्कुल अच्छे से बनाइएगा। देखो, ये मैंने माना कि ना ये मेरे पास वो टावर है, इसकी तो मुझे हाइट निकालनी है, ठीक है। तो इसको ना मैं अभी की अभी मैं एच मान लेती हूँ, ठीक है ना। अब वो आपसे कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो ये टावर का फुट है ना, इससे 15 मीटर अवे एक पॉइंट है ग्राउंड पे, तो मैंने मान लिया यहाँ पर है। अब आप इसे स्केल से मत बनाने बैठना सेंटीमीटर और मीटर वाले, सिंपली आपको बस कहीं पर भी एक पॉइंट मान लेना है और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को 15 लिख देना है, ठीक है। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है, 60 डिग्री का, ठीक है ना। तो चलिए इसे नाम दे देते हैं फिर हम, ए बी और सी। फिगर को नाम जरूर देके आना है क्वेश्चन में, ठीक है। जब आप सॉल्यूशन करो ना ऐसे क्वेश्चंस का, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप उसमें फिगर को नाम जरूर दोगे, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, तो देखो ये 90 है ना, ये मेरा एच है, ये मेरा पी है और ये मेरा बी है।
बी दे रखा है, पी निकालना है। अब बी और पी का रिलेशन तो सिर्फ 10 30 बताता है, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट हाइट ऑफ द टावर हो गया मेरे पास h, तो इसका मतलब मुझे 1060 लगाना है यहाँ पर, क्योंकि थीटा मुझे 60 दे रखा है। तो p अपॉन में b, p मेरा है ab और b मेरा है bc, है ना। 1060 वैल्यू याद होनी चाहिए, कहीं पर भी क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगी वैल्यू, टेबल वो जो है आपके पास, तो आपको सारी वैल्यूज उसकी याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है आपके पास, ठीक है। ए बी को आपने h माना है, बी सी आपको दे ही रखा है 15 है, तो यहाँ से आपका h कितना आ गया, वो आ गया आपका 15√3 मीटर। इसका मतलब हाइट ऑफ टावर आपके पास कितनी आ गई, वो आपके पास आ गई 15√3 मीटर। तो आधा नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा हाइट ऑफ द टावर निकालने पे, और आधा नंबर आपको फिगर का मिलने वाला है। अगर आपने फिगर गलत बनाई तो वो आधा नंबर गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भी हुआ, लास्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, कह रहा है अगर एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और एक इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम कितना होता है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ना हमेशा 1 होती है, उसका टोटल 1 होता है, मतलब होना या ना होना उन दोनों को मिला के 1 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो मेरा यही आ गया, ऐसी 1, और ये 1 लिखने के ही आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, सिर्फ एक 1 लिखने के, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट होता है। सेक्शन 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 to 16 था, कुछ क्वेश्चंस में इंटरनली चॉइस आई हुई थी आपके पास, ठीक है। अब इसी का एक सेक्शन 2 भी है, पार्ट ए का ही है, उसमें आपको केस स्टडी दी है, काफी इंपॉर्टेंट है वो सेक्शन भी, और फर्स्ट टाइम आप लोग वो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है। वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन रखिएगा, ताकि जब मैं इसका सेकंड पार्ट डालूं, सेक्शन 2 डालूं, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इतना आप ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।